अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज हमारा हफ्तावार प्रोग्राम जो कि स्पॉटलाइट ऑन इंडिया हुआ करता है, उसके ऊपर आज हमने बात करनी है। और आज हमने 3-4 चीज़ों के ऊपर बात करनी है। ख़ास तौर के ऊपर आपको पता है कि पिछले दिनों में इंडिया बांग्लादेश के हवाले से एक समिट हुआ, वर्चुअल समिट था। उसकी ज़रा तफ़सीलात जाँचने की कोशिश करेंगे। साथ-साथ आपको पता है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 वो आ गया है, जिसमें बहुत ही डिस्टर्बिंग किस्म के जो फिगर्स हैं वो सामने आए हैं। उसका भी ज़रा तज़िया करने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या चैलेंजेज़ हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। और तीसरी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है कि जो आपको पता है कि पेरिस का जो क्लाइमेट चेंज का एग्रीमेंट हुआ था, उसकी 5th एनिवर्सरी जो है वो अभी-अभी गुज़री है 12 को। तो उसका भी ज़रा तज़िया करने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एयर मार्शल कपिल काक साहब, उनसे बात करते हैं। गुड मॉर्निंग एयर मार्शल साहब, कैसे हैं जी आप? गुड मॉर्निंग हजूर, बस ठीक है। आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए थोड़ा-सा पहले मैं ज़रा पूछ लूँ आपसे, क्योंकि आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा जी कि जिस तरह आपने पिछले हफ्ते याद होगा, आपने ये कहा था कि फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन आपको लग नहीं रहा। तो लेकिन आज उन्होंने फिर वही बात की है, ट्वीट भी किया है और उससे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने यूएई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ये फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की तैयारियां हो रही हैं। कुछ इस तरह की चीज़ें आपको वहाँ पे नज़र आ रही हैं? कुछ महसूस हो रहा है जी आपको? नहीं, जहाँ मैं देखिए इन मामलों में तो मैं एक आम नागरिक हूँ, जैसे आप हैं, जो कुछ भी यहाँ पढ़ते हैं, लिखते हैं। अगर मैं इसको एक कौमी सलामती के पहलू से देख लूँ, तो अभी तो हम चीन के साथ एक स्टैंड ऑफ में लगे हुए हैं लद्दाख में। यहाँ फार्मर्स एजिटेशन है। पिछले ये इतने दिन हो गए हैं, महीने होने वाला है अभी। तीसरा जो एक बहुत ही अहम मुद्दा है कि इकोनॉमिक सिचुएशन दिन-ब-दिन खराब होती जा रही है। पैंडेमिक भी अभी पूरे कंट्रोल में नहीं है। आपके नाज़रीन जानते हैं यूके में जो एक म्यूटेशंस की खबर आ रही है, वो बहुत खतरनाक खबर है सारे आलम के लिए। क्योंकि ये वायरस जो है ये म्यूटेट कैसे करेगा? इस माहौल में अगर मैं कॉम्प्रिहेंसिवली देखूँ, मुझे भी समझ नहीं आ रही है, क्योंकि हम भी इमरान साहब जो भी अल्फाज़ बोलते हैं उसको ट्रैक करते हैं 24/7। उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनको भी ट्रैक करते हैं। एक खुशी की खबर जो थी भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में, वो ये है कि इस माहौल में हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही प्यारी एक चिट्ठी लिखी है मियाँ नवाज़ शरीफ को। और माय डियर मियाँ साहब से शुरुआत की है और बहुत ही शौक ज़ाहिर फरमाया है कि देखिए उनकी अम्मा जिनको वो मिले थे, तो उनके दिल में बहुत ही, तो ये एक खुशखबरी है कि कम से कम ये रिश्ते तो इस पहलू में भी जा सकते हैं। तो अगर मैं पूरी तरह से देखूँ, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, शायद मैं गलत हूँ, पर मुझे लगता नहीं है मैं गलत हूँगा कि कोई फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं होगा। नहीं होगा। अब अच्छा, ये जो आपने बात की है, जो लेटर लिखा है मोदी साहब ने, मोदी साहब को शायद इल्म नहीं होगा या किसी ने बताया नहीं होगा कि नवाज शरीफ साहब तो आजकल लंदन में हैं। लेटर उन्होंने लाहौर में भेजा है उनकी बेटी को। नहीं, वो वो भी एक मुझे अब उनका शायद एड्रेस मालूम नहीं होगा, ये हाँ, मुझे पता नहीं है, मैं हाँ, जानकारी हाँ, नहीं रखता हूँ इससे। और इसको मतलब अपने सफ़ीर को भेजा गया है, वो सफ़ीर कहाँ गए हैं? मरियम नवाज़ शरीफ के पास, उनके पास वो चिट्ठी भेजी गई। हाँ, तो हाँ, फैमिली मेंबर को, और बीच में वो कैसे भेजेंगे, लॉजिस्टिक्स क्या होंगे, वो उस ठीक, लेवल पे वो बातचीत, उसका ज़्यादा ज़िक्र नहीं होता है, ना तो ठीक, पाकिस्तान में, ना हिंदुस्तान में। तो मेरे ख़्याल में बहुत ही एक अच्छा कदम था। गुड, ऐसे पॉजिटिव और स्टेप। कदम लिए जाएँ, हाँ, बशर्ते कि आप फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बात करें, हाँ, तो मैं खुश ठीक। रहता कि ऐसे ही आगे बढ़ते जाएँ। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो सके और आपका जो ऑप्टिमिज्म है उसी को हम ट्रांसलेट होता हुआ देखें इनटू रियलिटी। अच्छा, ज़रा ये अब इंडिया और बांग्लादेश की भी बात कर लेते हैं। शेख हसीना साहिबा की और मोदी साहब की वर्चुअल मीटिंग हुई है, जिसमें उन्होंने कोविड-19 की भी बात की है, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश और इंडिया की जो म्यूचुअल टाइज़ हैं उनको भी रीबूट करने की बात की है। और ये उसमें ख़ास तौर पे जो मोदी साहब ने जो वर्ड यूज़ किया है, उसमें उन्होंने कहा कि बांग्लादेश जो है वो हमारा ताल्लुकात में मेजर पिलर है इस रीजन में।
और जी। ये जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि रीबूट हो सकेगा डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट के पिछले 6 महीनों में कितने लोग जो हैं 25 के करीब बांग्लादेशी जो हैं वो मारे गए हैं बॉर्डर के ऊपर। तो आप समझते हैं कि चांसेस हैं कि अच्छे तरीके से हालात आगे बढ़ सकें? नहीं, मैं इस मामले में काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ। इसलिए कि जो वज़ीर-ए-आज़म जो हमारे बात करते हैं, काफ़ी बातों से तो मैं सहमत नहीं हूँ, मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, मगर इसमें बिल्कुल जो कुछ भी उन्होंने कहा है बिल्कुल मेरी एनालिसिस के वो एक तरीके से कोइंसाइड करता है। ठीक। पहला है कि हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ 1 साल भर से बांग्लादेश और भारत के रिश्ते जो थे, कूटनीतिक डिप्लोमैटिक टाइज़ थे, तो उनमें एक तरीके की दरार पैदा हुई। एक तो आप जानते नाज़रीन जानते हैं कि पहले जो सिटीज़नशिप एक्ट का या एक बदलाव लाया गया, एनआरसी ब्रेक का। लाया गया कि जी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न्स, तो उसपे जो निशाना था वो सिर्फ़ बांग्लादेश हो सकता है, क्योंकि हमेशा कहा गया है कि जो भी इमिग्रेंट्स आते हैं, इल्लीगल इमिग्रेंट्स, वो पाकिस्तान से नहीं आते हैं, वो बांग्लादेश से आते हैं। ठीक। तो वो एक तरीके से नॉर्थ ईस्ट की सिचुएशन में एक बदलाव लाते हैं, तो उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए ये लाए गए हैं कदम, और बांग्लादेश नाराज़ रहा। आप जानते होंगे, नाज़रीन भी जानते हैं कि 2 मिनिस्टर आने वाले थे, उन्होंने या अपने कैंसल कर दिए हैं। जो तीस्ता रिवर एग्रीमेंट है, वो आगे बढ़ा नहीं है। वो मतलब समझौता तैयार है, उसपे सिर्फ सिग्नेचर्स करने हैं। और वो तीस्ता ही नहीं है, 6 और दरिया हैं, उसके छोटे-मोटे दरिया उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो कम से कम जो डिप्लोमैटिक लैंग्वेज में कहा जाता है, ये इंटरिम एग्रीमेंट साइन करना है, ये फाइनल एग्रीमेंट नहीं है। ये तो हम साइन करते, हाँ, इसमें ममता बनर्जी का काफ़ी किरदार रहा है कि ये आगे ना बढ़े। तो ये तो पहली बात है। दूसरी जो ये एक तरीके की 16 दिसंबर को आपके नाज़रीन जानते हैं, उसको शेख हसीना एक बिजॉय दिवस मानती है, मतलब विक्ट्री डे। तो ठीक। ये है भी कि उस दिन बांग्लादेश बना है, और उसकी फैमिली, वो खुद, उसकी माँ, उसका भाई, उसकी बहन बहुत खतरे में थे उस वक़्त। तो हमारी हिंदुस्तान की फ़ौज के मेजर तारा ने उनको निकाला गया था उस घर से, नहीं तो शायद उनको भी स्लॉटर किया गया। तो वो पर्सनली, मैं ये क्यों दोहराना चाहता हूँ कि ये पर्सनली शेख हसीना इसमें इन्वेस्टेड हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी शेख हसीना को कभी-कभी तो ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम उनके इलेक्शंस में इंटरफेयर करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, मगर वो बिल्कुल गलत है। बड़ा इंडिपेंडेंट बात है। आपके नाज़रीन को शायद एक तरीके की आश्चर्य होगा कि इस वक़्त बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। या साउथ एशिया में द बांग्लादेश लार्जेस्ट के पार्टनर। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेस हैं, वो बाद में जब हम दूसरा मुद्दा या उठाएँगे, सारी जनूबी एशिया के मुल्कों से आगे है। अब बांग्लादेश ये सबसे आगे। देखिए कि 16 दिसंबर 71 तक तो ये मुल्क था नहीं, और 50 साल में ये सारे जनूबी एशिया के मुल्कों के से एक आगे साथ। बढ़ा है, हिंदुस्तान से भी आगे बढ़ा है। हाँ। तो ये हमें दाद देनी चाहिए, सबक सीखने चाहिए। ठीक और बात। जहाँ तक के बाकी समझौते हुए हैं, 7 इश्यूज़ हुए हैं। अ, छोटे ख ख ख़ास इसमें इश्यूज़ नहीं हैं, मगर समिट हुई है। एक तो कि देखिए, हाइड्रोकार्बन इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा, कार्बन्स की कनेक्टिविटी रही है, 130 किलोमीटर की पाइपलाइन हाँ। हिंदुस्तान से बांग्लादेश में जाएगी। तो ट्रांस बॉर्डर के ये छोटे-छोटे मुद्दे देखिए, जो हाथियों की जो कॉरिडोर्स हैं, हाँ। वो हाथी कोई बॉर्डर नहीं मानता ना, तो ऑब्वियस। हाथियों के लिए एक कॉरिडोर बनाएँगे मिल-जुल के। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हमारे पास काफ़ी अच्छी तकनीक है, वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल्स के में भी काफ़ी आगे बढ़ने के 5-6 मुद्दे लिए जाएँगे। और भारत की तरफ से, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसमें भारत के साथ काफ़ी एक्सपर्टीज़ हैं, वो भी ठीक। ट्रांसफ़र होंगे बांग्लादेश को।
तो आपने आपने इरफान साहब एक चीज ये भी बताई कि जो मुख्तलिफ फैक्टर्स थे जो कि इरिटेंट्स थे, उनमें एक इरिटेंट जो है वो मेरा ख्याल है चाइना का भी है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में चाइना ने रैंप अप किया है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स को और एक्सपेंड कर रहे हैं अपना इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो क्या ये चाइना भी एक फैक्टर है जो कि इरिटेंट के तौर पर शामिल रहा है इस पूरे म्यूचुअल टाइज में इंडिया और बांग्लादेश में? मैं इस पे एक यूनिक सा एनालिसिस आपको दूंगा। वो ये सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं है, ये बाकी जो सार्क कंट्रीज हैं, अब तो सार्क रहा नहीं है पूरी तरीके से, मगर जनूबी एशिया के सारे ममालिक जो हैं, उनके लिए जो रिश्ते चीन के साथ होंगे, इशू बेस्ड फंक्शन स्पेसिफिक। इशू क्या है, फंक्शन क्या है? अब हम हम बांग्लादेश से हमारी सरकार नाराज नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश बीआरए में गई है। बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है चीन का, जिसमें पाकिस्तान सीपेक की तरफ से जुड़ा हुआ है, तो इसमें कोई नाराजगी नहीं की है। आप चीन के रिश्ते रिश्ते रखिए, मगर आप जानते हैं, नाजरीन जानते हैं, भारत की वो दृष्टिकोण से या पर्सपेक्टिव से हम कहते हैं कि एक रेड लाइंस हैं, वो रेड लाइंस मत क्रॉस कीजिए। जहां के जो रेड लाइंस हमारी सलामती, कौमी सलामती पे इम्पैक्ट करती हैं, वो मत करिए। वो बांग्लादेश ने आज तक नहीं किया है। अगर वो चीन के साथ बीआरए में जाते हैं, पोर्ट बना देते हैं, हमारी तरफ से जो रेलवे लाइन एक्सटेंशन है, वो एक बहुत ही दिलचस्प रिश्तों का एक पहलू है, म्यूचुअल डिपेंडेंस। ये पाकिस्तान और हमारी म्यूचुअल डिपेंडेंस ने, हमने वो रास्ता संभाला नहीं। क्योंकि अगर पाकिस्तान टायर ऑस्ट्रेलिया से खरीदता है, ऑस्ट्रेलिया से ले आते हैं टायर, हाँ, जहां यहाँ तो टायर आप रोल करेंगे अमृतसर से लाहौर पहुंच जाएगा, तो बिल्कुल मगर बिल्कुल। करते नहीं। तो इसकी वजह तो खैर एक और सेशन करेंगे, मगर रेल लिंकेज जो 65 की जंग में रुके हुए थे, अब उनको 55 सालों के बाद फिर से बरकरार किया गया है, जिससे नॉर्थ ईस्टर्न जो एरियाज हिंदुस्तान के हैं, बांग्लादेश उनको एक्सेस दे देगा। वैसे ही जी जिसमें मेरे ख्याल में चिल्लाहाटी या हल्दीबारी, ये एक लिंक था, जी हाँ, जी 15-20 किलोमीटर का लिंक था, मगर ये ब्रॉड गेज लिंक है। ये देखिए कैसे आगे, जैसे आपने खुद कहा, बहुत अहमियत रखता है इस वक्त और अगले साल भर के लिए वैक्सीन डिप्लोमेसी। ऑफ कोर्स। वजीर आजम ने कहा है कि वैक्सीन आएगा, हम बांग्लादेश के पास भेज देंगे। हम बनाएंगे तो जॉइंट कोलैबोरेशन होगा बांग्लादेश के साथ, कि उनकी भी काबिलियत इसमें काफी है। तो मैं समझता हूं कि चीन का उतना मेरे ख्याल में, हाँ, इसको तो इसको हमारे डिप्लोमेट्स इसको एसेस कर रहे होंगे डे टू डे बेसिस में, मगर इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि शेख हसीना ने एक बड़ी शाइस्तागिरी से, एक तरीके से ज्ञानेश्वर लीडर की हैसियत से ये एक इक्विडिस्टेंट पोस्चर बनाया है। ना तो चीन को नाराज करते हैं, ना तो हिंदुस्तान को नाराज करते हैं, फिर भी दोनों के साथ रिश्ते ठीक रखते हैं। मैं अपने पाकिस्तानी दोस्तों को सिर्फ हाथ जोड़ के यही कहना चाहता हूं, आप चीन के साथ दोस्ती करिए, मगर भारत के साथ हाथ बढ़ाइए, क्योंकि जो आपने खुद ही उम्मीद जताई है कि ये हमारे रिश्ते थोड़े आगे बढ़े। अब हाँ, एक कंसर्न है हिंदुस्तान को, मैं आखिर में ये कहना चाहता हूं, वो ये है कि वहां पे जो पहले जमाते इस्लामी की लिंकेजेस थी, बीएनपी पार्टी शेख खालिदा की साथ थी, तो उस वक्त हमने एक तरीके की नाराजगी नहीं, कंसर्न उनके साथ एक्सप्रेस किया था। अब ये नया हिफाजत इस्लाम जो है, जी इन्होंने वो काफी वो एक्टिव हुए हुए हैं। एक्टिव अब हो गए हैं, क्योंकि उनके जो लीडर थे, मुझे याद नहीं आ रहा है, जुनैद, शायद बाबू नागरी, हाँ जुनैद बाबू नागरी, जो अब बने हैं, वो शेख हसीना पहले कहते हैं कि जो भी मुजीबुर रहमान के स्टैचूज बने हैं उनको हटा दीजिएगा, उसकी जगह मीनार बना दिएगा। अच्छा। तीसरी कि अगर आप स्टैचू बनाएंगे हम बनाने नहीं देंगे। और शेख हसीना कहती है कि बांग्लादेश के बनने में खून अगर बहा है मुसलमानों का, हिंदुओं का, क्रिश्चियंस का, बुद्धिस्ट का, तो अगर हम इसका जश्न मनाएंगे, ये हम रिलीजियस बेसिस पे नहीं मनाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये, इसमें कोई गलती नहीं है क्या, मगर
फ्रीडम वो जो कहते हैं इस पे उनको नजरानी रखनी होगी, ज्यादा ओवरडू नहीं करना चाहिए। कहा जा रहा है कि वो 80 केसेस जो टेरर के हैं, जुनैद बाबू नगरी के खिलाफ हैं, हिफाजत इस्लाम के, तो मेरे ख्याल में उस पे अभी थोड़ी केयरफुली, पहले तो काफी कठोर तरीके की कार्रवाई की थी, तो अब केयरफुली करिए क्योंकि अगला साल बहुत अहमियत रखता है। मोदी साहब को 26 मार्च के लिए वहां बुलाया गया है। अब देखते हैं कि कोविड की सिचुएशन क्या, सूरत हाल क्या होगी। जी जी ठीक। अच्छा जी, सेकंड सेकंड जो हमारा इशू है वो हम चलते हैं जरा, ये जो रैंकिंग्स और रेटिंग्स आई हैं इसमें जरा चलते हैं। एक तो ये है कि 7 साल, मैं आपको बता दूं नाजरीन को कि मोदी साहब का ये 7वां साल है, लेकिन इसके बावजूद जो नंबर्स आ रहे हैं, जो मुख्तलिफ फिगर्स आ रही हैं, वो बड़ी डिस्करेजिंग हैं। खास तौर पे अब देखिए कि ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया है 2020 का, जिसमें चिल्ड्रन न्यूट्रिशन और नरिशमेंट के हवाले से बात की गई है, वो जो है सारे के सारे फिगर्स जो हैं बहुत ही खतरनाक हद तक डिस्करेजिंग है। तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे मास्टर साहब, कितना इम्पोर्टेंट है ये इसको एड्रेस करना? ये मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ इशरार साहब। मेरे होंठों से आपने मेरे अल्फाज जो हैं एक तरीके से लिए हैं, क्योंकि जैसे आपने खुद ही कहा है, ये डिस्टर्बिंग है, ये हैरत अंगेज है। मैं कहता हूँ ये दर्दनाक हालत है कि एक तरीके से हिंदुस्तान स्पेस में है, एक तरीके से जिसे कहता है डिजिटल सुपर पावर बनने की उम्मीद रखता है भी, और काफी एडवांसेस किए हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। जनूबी एशिया में तो मेरे ख्याल सब मुल्कों से आगे है। मगर दूसरी तरफ से एक कहते हैं कि गुड न्यूज भी है और बैड न्यूज भी है। पहले गुड न्यूज सुना दूंगा, फिर बैड न्यूज तो काफी है। गुड न्यूज तो ये है कि चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन में काफी तरक्की आई। दूसरी, जो नियोनेटल रेट, मोर्टेलिटी रेट है, उर्दू में तो मैं कह सकता हूँ, बच्चा पैदा होता है 4 हफ्ते के लिए, वो कितने लोग बचते हैं, वो काफी लोग बचने शुरू हो गए हैं, ये भी अच्छी खबर है। तीसरी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिसे डेवलपमेंटल जुबान में U5MR कहते हैं, अंडर 5 एज मोर्टेलिटी रेट, वो भी इम्प्रूव हुआ है काफी। और सबसे अच्छी खबर है, वो मेरे ख्याल में वो मिसाल पाकिस्तान को भी ढूंढनी चाहिए, वो ये है कि फर्टिलिटी रेट कम हो गया है, कि फैमिली प्लानिंग मेथड्स जो एम्प्लॉय किए गए हैं वो अब इंक्रीज हुए हैं काफी। तो ये गुड न्यूज है एक तरीके से। मगर एक बहुत ही दर्दनाक खबर जिसका आपने अभी जिक्र किया है, वो ये है कि एक तो गरीबी की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, गुर्बत की वजह से, एक जो मैलन्यूट्रिशन है, मैलन्यूट्रिशन मतलब आपको बच्चों को खुराक मिलनी जो चाहिए वो मिल नहीं रही है, और उसका असर होता क्या है? एक तो स्टंटिंग होती है। स्टंटिंग मतलब जो आपकी लंबाई, ऊंचाई जो है, वो हाइट नहीं आप मिलती। उम्र के हिसाब से, हाइट आपकी उम्र के साथ मैच नहीं करती है। उसको वो कहते हैं, अगर 3 बच्चे हैं उनमें से एक बच्चा जो है 22 हमारी स्टेट्स में वो स्टंटेड है, वेस्टिंग है। जो आपकी वजन जो है, आपकी एज के खिलाफ उसके हिसाब से 4 बच्चों में एक बच्चा मतलब वेस्ट हो रहा है। तीसरा, अंडरवेट, 4 बच्चों में एक बच्चा अंडरवेट है। अब दिलचस्प बात यह है, और ये एक तरीके से हैरत अंगेज इसलिए है कि हाईएस्ट नंबर जो है 42.9% फीसदी जो है वो बिहार में है। और सबसे बड़ी अहमियत है गुजरात। सारे हिंदुस्तान में हमारे वजीर आजम पिछले 6 सालों से कहते हैं गुजरात मॉडल संभालिए, गुजरात मॉडल संभालिए, क्योंकि वो 13 साल वहां के चीफ मिनिस्टर थे। और वहां पे जो स्टंटेड रेट जो है गुजरात में 39%, मतलब 100 बच्चों में से 39% जो है मेल न्यूट्रिशन है उनमें।
और वैसे ही कर्नाटक, वो भी एडवांस स्टेट है साउथ में, वहां पे भी 35%। तो ये बुरी खबर एक और इम्पैक्ट जो आपने बताया ना कि स्टंटिंग और वेस्टिंग के साथ साथ एक जो चाइल्डहुड ओबेसिटी रेट है वो भी बढ़ रहा है, ये भी बड़ा खतरनाक है। नहीं, वो चाइल्ड ओबेसिटी रेट जो है, ये आप डिफरेंशिएट करिए। ओबेसिटी रेट ज्यादा जो है वो अर्बन एरियाज में है। मैं इतनी डिटेल में, क्योंकि वक्त कम है, ठीक डिटेल्स है। में इसका जिक्र नहीं करना चाहता हूं। ओबेसिटी जो है वो अर्बन एरियाज में है। वो अमेरिका में जैसे देखते हैं, 100 में से 80 लोग ओबीस हैं अमेरिका में, अगर आप बच्चे देखें, हाँ हाँ क्योंकि वो जंक फूड खाते हैं। तो हमारे यहाँ भी वैसे ही हालत है। मगर जो कोई भी, ये ये बुरी खबर हमारी रूलिंग पार्टी के लिए है, जो हाँ। कोई भी डेवलपमेंटल, मतलब तरक्की तरक्की के इशारे हैं, डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं, वो पिछले 5 सालों में पूरे बिगड़ गए हैं। तो मतलब अगर आप किसी को दोषी ठहराना चाहते हैं, वो हमारी रूलिंग सरकार है। उनको जवाब देना है अपने देशवासियों को कि ये कैसे हुआ है। क्योंकि हमारे यहाँ तो 56 इंच वाले हमारे वजीर आजम हैं। तो इस पे तो वो मेरे ख्याल में ट्रूमन हुआ करते थे राष्ट्रपति, सदर अमेरिका जी। के। तो उन्होंने एक बोर्ड रखा हुआ था अपने टेबल पे, द बक स्टॉप्स हियर। तो मगर अगर इसका किसी को दोषी ठहराना उनको है। दो और मुद्दे आपके जल्दी जल्दी मैं बता दूंगा। एक तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है 2020 का, इस साल का इंडेक्स है। वो कहता है कि हिंदुस्तान 94 आउट ऑफ 107 उस पोजीशन पे है। 94 पोजीशन, मतलब कितना नीचे है। और वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के पीछे है। ये भी, इस पे भी सोच करना है। ओहो। तीसरा जो है वो है कि हिंदुस्तान सारे आलम में बाजरा प्रोड्यूसर नंबर 1 है, ठीक। और गेहूं और चावल प्रोड्यूसर नंबर 2 है सारे आलम में। ठीक। मगर एफसीआई गोडाउन, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गोडाउन जो हमारे हैं, भरे हुए हैं। चूहे खा रहे हैं उस गेहूं को। मगर हमारे बच्चे हिंदुस्तान के, जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, वो भूखे मर रहे हैं, वो मेल न्यूट्रिशन है। पल्सेस जो है, पल्सेस जो दालें जिसे हम कहते हैं, वो बैलेंस डाइट के लिए बहुत जरूरत रखता है। कि मेरे ख्याल में उसमें भी अभी हाल ही में काफी बढ़ोतरी हुई है प्रोडक्शन में। और लास्ट, आखिरी मुद्दा जो ये है, मैं इसमें डिटेल्स है मेरे पास, वक्त नहीं है आपको कहने हाँ। की, वो है कि बजटरी एलोकेशन जो इस सरकार ने पिछले 6 साल में की है, अगर आप देखें, वो यूपीए के साथ कंपैरिजन करें इससे पहले जो सरकार थी 10 साल, तो सब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स हों, या या जैसे हम न्यूट्रिशन लेवल हो, या पोषण अभियान जो अभी इनकी स्कीम लगी है मोदी साहब की, कि जिससे न्यूट्रिशन लेवल बढ़े, सारे के सारे बजटरी एलोकेशन बहुत कम है। और मुझे लगता है कि अगले कुछ महीनों, 2 महीनों में अगली बजट पेश करेंगे। ये सब ये सब जो आपने अभी सुना है, आपने नाजरीन ने पेशेंटली मेरे को सुना है, वो ये है कि इस वक्त हालात बहुत ही बहुत ही खराब हैं हमारे बच्चों के लिए। और बच्चे तो हिंदुस्तान के अगली पीढ़ी है। ये कुछ सालों में ठीक वो बात एडल्ट होंगे। अगर उनकी हालत ये है, तो फिर हमारी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, जिसपे मोदी साहब इतनी बातें करते रहते हैं, वो 5 बिलियन ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी में अगर आप डेवलपमेंट भी जोड़ लें, वो इकोनॉमी कैसे होगी जब तक डेवलपमेंट ना हो। डेवलपमेंट कैसे होगी, जैसे तरक्की कैसे होगी, जब तक आपके बच्चे जो बड़े होके उस तरक्की को आगे बढ़ाएंगे, है। ड्राइवर्स वो कैसे चलेंगे। तो उस पर आप बहुत गौर फरमाना पड़ेगा हमारी सरकार ठीक। को। आपकी चैनल से हम ये सुनाना चाहते हैं कि इसमें आगे बढ़ना और इसकी जिम्मेदारी जो है उससे उससे बच नहीं सकते मोदी साहब, क्योंकि ये 5 साल का एरिया है जिसमें 5 साल की, तो जाहिर है कि उन्हीं की गवर्नमेंट के अंडर ये सब कुछ हुआ है।
नहीं, एक ही यही नहीं है। मैं इस वक्त तो हम इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि आप जीडीपी ग्रोथ भी देख लीजिएगा। आप देख लीजिएगा इनके पहले जो सरकार थी 270 मिलियन पीपल वर टेकन आउट ऑफ पॉवर्टी लाइन, और आप अभी जो मैंने आपने वो 10 साल में, और ग्रोथ रेट उन 10 सालों में 7.5 फीसदी एवरेज 10 साल का। वो चीन मेरे ख्याल में 8 था या 7.8 था। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि इस सरकार के आने के बाद जो हमारे डेवलपमेंट इंडिसीज और जो हमारी इकोनॉमी जो है, मुआइश एक तरीके की है, उस पे काफी बहुत ही खराबी आई है। तो अब टाइम है, अभी पैंडेमिक में से और ही बुरे हाल हैं, मगर इस पैंडेमिक के दूर होने के बाद मेरे ख्याल में जब तक वो फुल थ्रॉटल पे आगे नहीं बढ़ेंगे तो हिंदुस्तान की जो तरक्की है वो बहुत ही पीछे चली जाएगी। अच्छा जी, अब आखिर में जो हमारा तीसरा इशू है वो है कि 5th एनिवर्सरी हुई है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की, और ये आपको पता है कि दिसंबर 2015 में ये 12 दिसंबर को ये साइन हुआ था, और इसमें 195 मुल्क थे जो जिन्होंने ये सारा कुछ किया था और साइन किया था और एग्री किया था कि हम मिलके ये जो क्लाइमेट चेंज है इसके लिए ऊपर करेंगे, और खासतौर पे जो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। बाय द वे चाइना ने भी ये कह दिया हुआ है कि 2060 तक हम लोग नेट जीरो एमिशंस के ऊपर चले जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, लेकिन अमेरिका उसमें से निकल गया। आज उसकी 5वीं हम मना रहे हैं एनिवर्सरी, तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है मार्शल साहब? बहुत बहुत मैं आपके नाजरीन हैरान होंगे ये सुन के कि मेरी थियरी है कि अगर पैंडेमिक का कोई वजह है, एक वजह है मौसमियाती जो बदलाव है, क्लाइमेट चेंज उर्दू में इस्तेमाल करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर ये मौसमियाती बदलाव को आप कंट्रोल में नहीं लाते, और पेरिस में बात क्या की थी, पेरिस 2015 को याद दिलाना चाहता हूँ नाजरीन को कि ये रिजॉल्व किया गया था कि आइडियली जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से जो टेम्परेचर है आलम में, हमारी जमीन पे, वो आइडियली एक 1.5 फीसदी रहेगा। तो मतलब आइडियली, मगर ये भी कहा गया कि 2 फीसदी भी हो तो ठीक फिर है, कोई कोई खतरा नहीं है। मगर इस जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं इस वक्त, वो 3 और 3.5% पे, तो आपके सामने खतरे ही खतरे हैं। ये मैं बिल्कुल चेतावनी देना चाहता हूँ आपके नाजरीन को। जानते हैं नाजरीन, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल है, साले आलम की सिचुएशन है। आपने खुद कहा है कि 195 मुल्क शामिल हुए हैं। चीन ने कहा है कि 2060 तक नेट जीरो होंगे। तो ये भी कहा है कि नेट जीरो इन ममालिक ने भी 2050 तक अपने जो ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस का है वो नेट जीरो लेवल पे लाए हैं। मगर इस पे भारत की जो बहुत ही खुशखबरी है। पहले तो मैंने काफी बुरी खबर सुनाई है आपके न्यूट्रिशन लेवल पे। ये खुशखबरी है कि भारत एक ड्राइवर है मौसमियाती बदलाव में का। ये एक चुनौती है, इसको एक तरीके से उस पे फतेह पाने की। बड़े डिटर्मिन्ड हैं हमारी लीडरशिप, पहली सरकार भी और ये भी सरकार। तो इसमें क्या है, एक तो है कि जो भी जिसे कहते हैं नेशनली डिटर्मिन्ड गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स, कि हर मुल्क कहता है कि मैं कमिटेड हूँ, मेरी ये सूरत हाल है, कि ये मेरी काबिलियत है, ये मेरी तकनीक है, जिसमें कैपेबिलिटी है, मैं कहाँ तक पहुंच सकता हूँ। हर एक मुल्क अपना कमिटमेंट देता है। भारत ने अभी तक जो कोई भी कमिटमेंट दिया है उसके साथ है। उसमें जैसे मोदी साहब ने खुद कहा है, हाँ, कुछ पैरामीटर्स में वो आगे भी है। एक तो है कि भारत ने इनिशिएट किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो मतलब आपकी क्या क्या शमसी तवानी, तवानाई, उर्दू वर्ड क्या है सोलर शमसी एनर्जी का? हाँ, शमसी तवानाई। हाँ, शमसी तवानाई। शमसी तवानाई में भारत बहुत आगे है,
और मैं पूरी डिटेल्स दे नहीं पा रहा हूँ क्योंकि 2020 में जो होना था वो होगा, 2022 में सोलर एनर्जी और आगे बढ़ेगी। रिन्यूअल्स पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे काफी एम्फेसिस दिया है मोदी सरकार ने। ये एक उनके लिए हम दाद देना चाहते हैं, उनका कमिटमेंट कितना अच्छा रहा है इस मामले में। और जो भी इस वक्त हम जनरेट कर रहे हैं शमसी तनावी, तो वो 65% तो पिछले 3 सालों में। अच्छा, गुड। इस एरिया में, इस इलाके में सरकार काफी ठीक अच्छा रास्ते जा पे चलती आ रही है। और नहीं, ये तो अच्छी बात। 2030 का जो टारगेट है वो भी पूरा होगा। और मुझे लगता है कि जैसे मोदी साहब काफी कहते रहते हैं, 40% जो हमारी एनर्जी होगी वो रिन्यूअल से हो। और ये टारगेट जैसे हमने कमिट किया है पेरिस क्लाइमेट चेंज समिट में 2015 में, बाइडेन से आने के बाद उन्होंने, एक आपको याद दिलाना चाहता हूँ नाज़रीन को, उन्होंने वादा किया है सारे आलम को कि जिस दिन मैं ओहदा संभालूंगा एक सदर का, उसी दिन मैं दस्तखत करूंगा कि मैं फिर से पेरिस क्लाइमेट पर। तो मतलब इस पे कहते एक हैं अच्छी कि बात है, अच्छी बात है ये तो। बिल्कुल अच्छी बात है इसरार साहब। आप खुद जानते हैं कि जो अमेरिका करता है वो सारा आलम करता है, और ठीक बात, वो भी उन मामलों में जिसमें सारा आलम पे इफेक्ट करेगा। सही बात, क्यों सही बात। हम सरकार ने गलती जो की, वो अपने को तो जैसे कहते हैं ना कि हमको डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। उनको भी ले तो लो। ट्रम्प ने वो पॉलिसी संभाली है कि हम क्लाइमेट चेंज में जाएंगे नहीं और तुम भी डूबे रहो। मगर और बाइडेन का ऑपोजिट जो पॉलिसी है वो खास तौर रही। पे ये जो इशू है ये इतना इम्पोर्टेंट है। हिमांशु साहब ने जिस तरह बात की है, नाजरीन आपको मैं बताता चलूं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, इसका आप अंदाजा लगा लीजिए कि यूएन की एक नई रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कैटास्ट्रोफिक ग्लोबल वार्मिंग से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि द कंट्रीज डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फॉसिल ऑयल जो है, फॉसिल फ्यूल्स जो हैं, बाय 6% एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 10 years। अगले 10 साल तक 6% के हिसाब से जब तक वो फॉसिल फ्यूल की प्रोडक्शन कम नहीं करेंगे, मामलात जो हैं वो बहुत खतरनाक हद तक हो सकते हैं। तो हिमांशु साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एज यूजुअल। और आज हमने 3-4 चीजें डिस्कस कर ली हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आखिर में हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, हम आपके लिए दुआ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू शुक्रिया, वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, वेरी काइंड ऑफ